Hello guys, Assalamu alaikum to all of you. Myself Aisha, Syntax Ward Biology for Class 9, Chapter number 1, Introduction to Biology में Relationship of Biology with Other Sciences. आज हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे उसको डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पार्ट 1 के अंदर देखा था बायो की दो फील्ड्स के साथ रिलेशन देखा था, बायो फिजिक्स के साथ और एंड बायो मैथमेटिक्स के साथ। आज के इस लेक्चर में आज पार्ट 2 है, उसके अंदर हम देखेंगे बायो का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ एंड इकोनॉमिक्स के साथ एंड ज्योग्राफी के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री की। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बायोलॉजी का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ होता है और जिसे एक न्यू ब्रांच बन जाती है जिसे कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। आमतौर पर बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, लेकिन हर मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं करते। सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट होते हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी फॉर्मेशन, उनके स्ट्रक्चर, उनके वो क्या काम करते हैं, उन सब की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। अब सवाल ये है कि इसकी स्टडी क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है क्योंकि अगर आपको ये मालूम करना हो कि एक इंसान में कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई एक मॉलिक्यूल एबनॉर्मल हो गया है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल मॉलिक्यूल कैसा होता है। इसलिए सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। फिर अगर मॉलिक्यूल एबनॉर्मल हो तो ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम खुद मॉलिक्यूल में है या उस चीज़ में है जो मॉलिक्यूल को बनाती है। इसके लिए ये मालूम किया जाता है कि उस मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कहाँ होती है और कौन से स्ट्रक्चर्स उस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज़ करती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बनता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, लेकिन सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड किस प्रोसेस से के थ्रू जो है मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये काम राइबोसोम्स करते हैं, इसलिए बायोकेमिस्ट्री में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मौजूद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, मैकेनिज्म और उनके सिंथेसिस को अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी करते हैं, ताकि आपको नॉर्मल मॉलिक्यूल्स का भी पता हो और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो आप ये समझ सकें कि कौन से मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल को अफेक्ट कर रहे हैं। इसी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के डिटेल में स्टडी किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए शामिल होता है। डीएनए बेसिकली 2 धागे होते हैं, जिन 2 धागे को मिलते हैं, जो 2 धागे मिले हुए होते हैं, उन 2 धागों को डीएनए कहा जाता है और एक ये जो सिंगल धागा है, इस सिंगल धागे को आरएनए का नाम दिया जाता है। ये तमाम डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। इन सब की डिटेल में स्टडी जो की जाती है वो बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। अब बात करते हैं बायोजियोग्राफी की, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है। इसमें बेसिकली बायोलॉजी का रिलेशन ज्योग्राफी के साथ होता है और ये जो है एक न्यू ब्रांच बनी है जिसे बायोजियोग्राफी कहा जाता है। बायोजियोग्राफी जो है डिफरेंट इलाकों की स्टडी करती है। डिफरेंट इलाकों की स्टडी की जाती है बायोजियोग्राफी में। इसलिए बायोजियोग्राफी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करती है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें हम ज़मीन के डिफरेंट इलाकों पे पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बुनियादी तौर पर मतलब कि लाइक ऐसे कि यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन के वहाँ की जो फ्लोरा है और जो वहाँ का फ़ौना है, उन सब की स्टडी की जाती है। फ्लोरा मीन होता है प्लांट लाइफ एंड फ़ौना मीन्स होता है एनिमल लाइफ। अब सवाल ये है कि इसका फ़ायदा क्या है, इसकी स्टडी करने का, ये सब देखने का। हमने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा था। मैंने अपने सेकंड लेक्चर के अंदर, सेकंड वीडियो जो मेरी अपलोड हुई हुई है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, उसके अंदर इकोसिस्टम की ब्रांच है, जिसको काफ़ी डिटेल में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। सो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं और उस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं वहाँ से भी। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। इकोसिस्टम का जो मतलब होता है किसी भी एरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ मिलाकर स्टडी करना। अब नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करने की ज़रूरत ही क्यों होती है? मतलब क्या नीड होती है?
इसलिए क्योंकि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट नॉन लिविंग चीज़ों और नॉन लिविंग कंडीशंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह एक प्लांट है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, तो वो पौधे ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। जैसे-जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती जाएगी, वैसे-वैसे प्लांट की लाइफ भी कम होती जाएगी, उसको उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता जाएगा। इसी तरह अगर किसी जगह ऐसे बैक्टीरिया प्रेज़ेंट हो जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में मर जाते हैं और उस एरिया में ऑक्सीजन प्रेज़ेंट हो, तो वो बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होती है। बायोजियोग्राफी में ये स्टडी किया जाता है कि किसी एरिया में कौन से फैक्टर्स किसी प्लांट, एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। यानी कौन सी कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल होती हैं और इसकी रीज़न जो होता है, इसका रीज़न क्या होता है? इसकी वजह क्या होती है? साथ ही ये भी देखा जाता है कि कुछ ऑर्गेनिज़म सिर्फ़ किसी स्पेसिफ़िक एनवायरनमेंट या किसी स्पेसिफ़िक कंडीशन में ही क्यों पाए जाते हैं। उनकी पॉपुलेशन कुछ एरियाज़ तक ही रिस्ट्रिक्टेड क्यों होती है, वो दूसरे रीजन्स में क्यों नहीं मिलते। जब तक आप डिफरेंट एरियाज़ का कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे और उन रीजन्स के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और उनके एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करेंगे, तो तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि दुनिया भर में जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर्स अफ़ेक्ट कर रहे हैं और कौन से नहीं अफ़ेक्ट कर रहे हैं। और ये भी नहीं पता चल सकेगा, आप लोगों को नहीं पता चल सकता कि अगर वही फैक्टर किसी दूसरे रीजन में या किसी दूसरे एरिया में प्रोवाइड कर दिए जाएँ, तो क्या वो ऑर्गेनिज़म्स वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं? यहाँ यही सारी जो स्टडी होती है, ये बायोजियोग्राफी में की जाती है। जो लास्ट हमारी ब्रांच है, अब है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स बेसिकली जब बायो का रिलेशन इकोनॉमिक्स के साथ होता है, तो ये एक न्यू ब्रांच बनती है, जिसे बायो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब बायो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं, ये भी सिंपल है। ये ब्रांच उन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करती है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मीट की प्रोडक्शन, लेदर की प्रोडक्शन, वूल की प्रोडक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन, एग की प्रोडक्शन, इन तमाम चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट वैल्यूज़ और प्रॉफिट वैल्यूज़। यानी सीधी-सी बात ये है कि कम से कम रिसोर्सेज़ और कम से कम पैसा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर प्रोडक्शन हासिल की जाए। कम पैसा और कम रिसोर्सेज़ लगाकर ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स पैदा किए जाएँ और उनके नंबर को इंक्रीज़ किया जाए, उनके नंबर में इज़ाफ़ा किया जाए। अब बायो इकोनॉमिक्स की एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह एक एनिमल है, ये एनिमल एक प्लांट को खाता है और इसी तरह एक इंसेक्ट भी उसी प्लांट को खाता है। अब अगर मैं उस प्लांट को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखनी होगी। उस प्लांट को हटाने का मतलब ये है कि वो एनिमल उसका जो खाना जो हासिल कर रहा है, वो हासिल नहीं कर सकेगा। लेकिन साथ ही साथ उस प्लांट को हटाने का मतलब ये भी होगा कि वो इंसेक्ट जो इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं, उसका खाना भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको देखना होता है कि असल में मेन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपको ये भी देखना होता है कि आपके किसी स्टेप से क्या जो है रिज़ल्ट निकल सकता है, क्या रिज़ल्ट होगा उसका। उससे कितना फ़ायदा, कितना प्रॉफ़िट होगा और कितना लॉस होगा, ये तमाम एस्पेक्ट्स बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी एक्शन से क्या बेनिफिट हासिल हो सकता है और क्या लॉस हासिल हो सकता है। अम बुनियादी तौर पर जब तक आप बायो इकोनॉमिक्स में किसी भी स्टेप की चेंजिंग लाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की चेंजिंग लाना चाहते हैं, तो आपको हर एक्शन की प्रॉफ़िट और लॉस वैल्यूज़ को जो है लाज़मी माइंड में रखना होता है और लाज़मी देखना होता है। ये देखना होता है कि उस एक्शन से कोई बेनिफिट होगा या उस एक्शन से कोई लॉस होगा। फिर उसके जो है अकॉर्डिंग ही आपको फ़ैसला करना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही फ़ैसला किया जाता है और नेक्स्ट स्टेप उठाया जाता है। इसी चीज़ की स्टडी बायो इकोनॉमिक्स में की जाती है।
ये थी बायोलॉजी की जो दूसरी ब्रांचेस के साथ इंटर रिलेशनशिप। अब जो है हमने जो रिमेनिंग हमारी टॉपिक थे 5 फ़ील्ड्स थी, बायो का रिलेशन 5 फ़ील्ड्स के साथ था। हमने अपनी 5 फ़ील्ड्स कंप्लीट कर ली हैं, बायो का रिलेशन 5 फ़ील्ड्स के साथ देख लिया है। सो बाकी फर्स्ट जो स्टार्टिंग की जो 2 थी वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी, तो आप वो भी देख लें वहाँ से जाके ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो अगर लेक्चर समझ आया हो तो कमेंट करके अपना रिव्यू लास्ट में दीजिएगा।